नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी जन्मपत्री से धन का विचार कैसे किया जाता है, अर्थात किस व्यक्ति के जीवन में धन कितना है ये देखेंगे। तो देखिए, जन्मपत्री में धन का विचार करने के लिए सबसे पहले लग्न और लग्नेश और चंद्र, इन दोनों का विचार सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि लग्न लग्नेश जहाँ शरीर और मस्तिष्क है और चंद्र जो है आदमी का मन है, अगर ये तीनों कमज़ोर होंगे तो आदमी या तो धन कमा ही नहीं पाएगा और अगर कमा लेगा तो उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बीमार आदमी होता है जिसका शरीर कमज़ोर होता है, तो खाने में कुछ नहीं खा सकता, कहीं जा नहीं सकता, तरह तरह की उसको समस्या है, उसको जीवन में किसी तरह का सुख नहीं अनुभव होता, बहुत धन होने के बाद भी उसको सुख अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए पहले लग्न लग्नेश और चंद्र का विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, धन का भाव होता है जन्मपत्री में दूसरा भाव, एक लग्न, ये लग्न से दूसरा भाव, इसको धन का भाव भी कहते हैं, इसको द्वितीय भाव भी कहते हैं। और आय का विचार होता है जन्मपत्री में 11वें भाव से। ये जो भाव है लग्न से 11वां होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको आय का भाव भी कहते हैं, इसको लाभ का भी भाव कहते हैं। ये भाव आप अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें से आपको लाभ कितना हो रहा है, कितनी आय हो रही है, इस भाव से ये आकलन किया जाता है। तो किसी व्यक्ति की धन के बारे में विचार करने के लिए इन दोनों भावों से विचार किया जाता है और गुरु का भी विचार किया जाता है, क्योंकि गुरु धन का कारक ग्रह है। तो देखिए, किसी की जन्मपत्री में धन की स्थिति देखने के लिए दूसरे भाव पे शुभ ग्रह, अगर शुभ ग्रह इसमें बैठा है, शुभ कर्तरी में आगे और पीछे शुभ ग्रह हैं, इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, इस भाव पे, इस पे गुरु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो जाएगी तो और अच्छी बात है, क्योंकि गुरु धन का कारक भी है। तो इस भाव पे गुरु की दृष्टि हो तो अच्छी बात है। उसके बाद द्वितीयेश, इस भाव का द्वितीयेश, इस भाव के स्वामी को, दूसरे भाव के स्वामी को कहते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, स्वयं अपनी राशि में हो या अपने मित्र राशि में हो, या शुभ भाव जैसे केंद्र 1 4 7 10, ये केंद्र और ये 2 त्रिकोण 5 और 9, अगर इन भावों में हो तो इनमें से जितनी भी स्थितियां मिलती जाएंगी वो उतना ही शुभ होता जाएगा धन के बारे में। उसके बाद अगर द्वितीयेश पर दूसरे भाव के स्वामी पे अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ दृष्टि हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो धन के लिए अच्छा है। उसके बाद गुरु और चंद्र, हमने बताया कि गुरु कारक होता है धन भाव का, इसलिए गुरु और चंद्र, गुरु बली हो और चंद्र बली हो तो भी जन्मपत्री में धन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और 11वां भाव में भी और उसके स्वामी अर्थात लाभेश पे भी ये सब सूत्र लगा के देखे जाते हैं। जितना ही उस पर सूत्र लगेंगे उतना ही जन्मपत्री के लिए धन के मामले में अच्छी होती जाएगी। देखिए, जो दूसरा भाव है धन भाव, ये व्यक्ति की पैतृक संपत्ति के बारे में बताता है। पैतृक संपत्ति अर्थात जो उसको पूर्वजों से प्राप्त हुई, जैसे मकान, जमीन, जायदाद, उसको प्रदर्शित करता है। और ये 11वां भाव आदमी की अर्जित कमाई हुई संपत्ति को प्रदर्शित करता है, कमाई को प्रदर्शित करता है। तो जिसका धन भाव मजबूत होता है उसकी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, और जिसका लाभ भाव मजबूत होता है उसको स्वार्जित कमाई हुई संपत्ति अधिक मिलती है, उसकी कमाई अधिक होती है। तो इन दोनों भावों को, और एक बात और ध्यान देने योग्य है, अगर किसी व्यक्ति का 11वां भाव पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, इस पे अर्थात इसमें पाप ग्रह हो, इस पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, इस भाव का लाभेश, इस भाव का स्वामी कमज़ोर हो, तो ऐसे व्यक्ति को
आय बहुत संघर्ष के बाद होती है, बहुत प्रयास के बाद उसकी आय होती है। और बहुत ही कोई भी वो चाहे कोई भी कार्य करे उसको लाभ की स्थिति बहुत ही समय के बाद होती है। जैसे आजकल बहुत युवाओं में होती है, 40-40, 45-45 साल तक बेरोजगार होकर घूमते रहते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत बिजनेस चलाते हैं, तो बहुत 10 साल बाद 5 साल बाद फल देने लगता है। तो ऐसी स्थिति में होने पे ऐसा होता है। तो आइए इसे एक जन्म पत्री के द्वारा देखते हैं। देखिए, ये एक सिंह लग्न की जन्म पत्री है। इसमें हम सबसे पहले लग्न का विचार करेंगे। तो लग्न पे सबसे पहले कि शनि और राहु की दृष्टि है। लग्न पे देखिए शनि और राहु की दृष्टि है। राहु यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवीं दृष्टि शनि की राहु की है। और शनि यहाँ है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ है। जो शनि इस लग्न का लग्न ये है, सिंह लग्न है। सिंह लग्न सूर्य की राशि होती है, इसलिए शनि इन लोगों का शत्रु है, राहु भी शत्रु है। तो लग्न पे 2 पाप ग्रहों शनि और राहु और इसके शत्रु की दृष्टि पड़ रही, जो लग्न के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उसके बाद लग्न का अगर अंश देखें तो लग्न स्पर्श 17 डिग्री 44 अंश का है, अर्थात लग्न अंश के रूप में बली है। उसके बाद लग्नेश जो इसका हुआ सूर्य, अगर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य यहाँ से त्रिकोण में है, 5वें भाव में है, त्रिकोण में, तो इसलिए इसका शुभ त्रिकोण में लग्नेश का बैठना अच्छा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसमें। और ये मित्र की राशि में है मित्र की राशि में है कि धनु राशि है, जो सूर्य की बृहस्पति की होती है, और वो बृहस्पति सूर्य का मित्र ग्रह है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये एक खराब बात है कि राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु जो कि एक पाप ग्रह और शत्रु है इसका, उसके साथ बैठा है। उसके बाद शत्रु की दृष्टि पड़ रही है। शत्रु शनि और केतु की इस पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और ये जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। और शनि और राहु का शनि और सूर्य की जो ऐसे परस्पर दृष्टि होती है, ये भी बहुत नुकसानदायक होती है। ये पिता और पुत्र के संबंधों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। ऐसे संबंधों से जिसमें शनि और सूर्य की परस्पर दृष्टि या परस्पर संबंध होता है, तो ऐसे व्यक्ति की अपने पे और उसके पिता से बनती नहीं है। ये वास्तव में एक तरह से पूर्व जन्म में के पिता के साथ खराब रिश्तों को दर्शाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरे भाव के स्वामी को, दूसरे भाव को देखते हैं। तो दूसरे भाव में चंद्र है, जो धन के लिए अच्छा है क्योंकि ये शुभ ग्रह है। और उसके बाद लेकिन इसमें यही एक खराब बात है कि ये चंद्र जो 12वें भाव, इस 12वें भाव, यहाँ कर्क राशि इसका 12वें भाव का स्वामी है, तो 12वें भाव का बैठना धन भाव में तो थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन चंद्र है, शुभ ग्रह है, तभी अच्छा है। उसके बाद दूसरे भाव पे ये देखा जाए तो दूसरे भाव पे इस गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि इस पर पड़ रही है, जो कि दूसरे भाव के लिए, क्योंकि गुरु दूसरे भाव का कारक ग्रह है, तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद चंद्र पे भी गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये जो गुरु पे दूसरा भाव अच्छा है। बुध, उसके बाद देखते हैं बुध, इसके दूसरे भाव का स्वामी कौन है? द्वितीयेश अर्थात बुध, क्योंकि कन्या राशि है, तो इसमें दूसरे भाव और 11वें भाव दोनों का स्वामी बुध ही है, जो यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है। तो देखिए बुध के देख लेते हैं। बुध यहाँ 19 डिग्री का है, जो एक अच्छी बात है कि अंश रूप से युवा ग्रह है। उसके बाद लेकिन ये इसमें ये एक खराब बात है कि 2 और 3 दूसरे भाव से 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, और 11वें भाव से 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे है। तो ये एक धन के लिए खराब स्थिति है, क्योंकि अपने दोनों भावों से 3 और 6 स्थान पे, अच्छे स्थानों पे नहीं है, तो ये धन के लिए खराब स्थिति है। ठीक, और ये देखने योग्य है कि इस बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं दृष्टि इस बुध पे पड़ रही है। मंगल की बुध पे दृष्टि सामान्यतः खराब होती है,
लेकिन इस लग्न में मंगल की दृष्टि धन के मामले में अच्छी है, क्योंकि मंगल 2 केंद्र और त्रिकोण 2 शुभ भावों का स्वामी है, जो अतीब शुभ हो जाता है। तो इसलिए इस लग्न में इस मंगल की दृष्टि बुध का अच्छा ही करेगी, नुकसान ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि 2 बहुत शुभ ग्रहों का शुभ भाव का स्वामी है। तो शत्रु इसका है, तब भी धन के मामले में ये इस बुध को सहयोग ही करेगा, जन्म पत्री को सहयोग ही करेगा। अब आइए 11वें भाव को देख लेते हैं। 11वें भाव में भी एक निराशाजनक स्थिति है कि इसमें शनि पाप ग्रह है। शनि वैसे 11वें भाव में अच्छा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाता है, लेकिन पाप ग्रह के होने के नाते थोड़ा सा आय में समस्या पैदा करता है। इसके साथ इस 12वें घर में और भी खराब बात है कि सूर्य जैसे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और राहु जैसे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए यह 11वां भाव बहुत ही पाप प्रभाव में है। ठीक, सूर्य की दृष्टि पड़ गई। गुरु की स्थिति देखने पे इसमें पता चलता है गुरु मकर राशि में, इसमें अपनी नीच राशि में गुरु की मकर राशि, एक तो ये खराब बात है। दूसरी बात, गुरु ये जो है 5 डिग्री 30 अंश 3 अंश 5 डिग्री 3 मिनट पे है, जो कि ये गुरु कमज़ोर है। और ये गुरु अपने शुक्र जो है उसके साथ शत्रु के साथ है, तो ये भी एक नुकसानदायक है। गुरु इसमें धन के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव स्थिति में है, बशर्ते गुरु की बस यही एक खासियत है कि इसकी चंद्र पे दृष्टि पड़ रही है और दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है। यहाँ 10वें भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है, 12वें भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु के इन भावों को, जिसमें से ये 2 भाव तो बहुत ही अच्छे हैं, ये उच्च नौकरी का है, या आय का है, तो इसी हिसाब से गुरु की दृष्टि कुछ सही है। उसके बाद चंद्र का विचार करने से पता चलता है, चंद्र जो सूर्य से 1 2 3 4 राशि दूर है, तो चंद्र अर्थात पक्ष बली है। और उसके बाद इसमें एक ये है कि दोनों तरफ चंद्र के कोई ग्रह नहीं है, तो ये ऐसे चंद्र को केंद्रुम योग कहा जाता है कि चंद्र के केंद्रुम योग है। लेकिन ये केंद्रुम योग थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, क्योंकि गुरु की इस पर दृष्टि पड़ गई, गुरु की इस पर दृष्टि पड़ गई, जिससे केंद्रुम योग काफ़ी कमज़ोर हुआ। दूसरे कन्या राशि में इस वजह से केंद्रुम योग काफ़ी कमज़ोर हुआ। उसके बाद एक जन्म पत्री में और एक ये बात देखने लायक है कि गुरु शुक्र 6वें भाव में। देखिए, जन्म पत्री में जो शुक्र होता है उसकी स्थिति 12वें भाव में अच्छी मानी जाती है। धन के लिए, सुख और भोग पदार्थों के लिए, भौतिक साधनों के लिए शुक्र जन्म पत्री की 12वें भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी मानी जाती है, बशर्ते वहाँ वो अपनी यहाँ नीच राशि में ना हो, ना ही शनि की राशियों में हो। शनि मकर अर्थात कुंभ में नहीं होना चाहिए, तब ये 12वें भाव में शुक्र बहुत ही अच्छा है। तो 12वें भाव में शुक्र अच्छा होने का इतना होता है कि अगर शुक्र 12वें भाव में 6ठे में हो, तो 6ठे में होने से शुक्र की 12वें पे दृष्टि पड़ती है, तो भी ये धन और भौतिक सुखों के मामले में अच्छा करता है। जन्म पत्री में ये एक अच्छी बात है। तो जन्म पत्री को सब ये पॉइंट देखते हो कि ज़्यादा देखने से पता ही चलता है कि लग्न और लग्नेश सबसे कमज़ोर है। दूसरी बात, 11वां भाव बहुत पाप प्रभाव में है, और 11वें का स्वामी और दूसरे स्वामी जो है भी एक उसके भाव से 3 और 6 पे है, तो काफ़ी इसमें नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको ये देखने से ये लगता है कि ये 11वां भाव इनका कमज़ोर है। 11वां भाव कमज़ोर होने से, लेकिन द्वितीय भाव दूसरा भाव ठीक ठाक है। तो ऐसे जातक की जो पैतृक संपत्ति होगी वो होगी, लेकिन उसकी आय अधिक नहीं होगी। आय के मामले में अच्छा नहीं है, अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसी जिसका 11वां भाव पाप प्रभाव में होता है, तो ऐसा जातक चाहे कुछ भी कर ले, उसको सफलता बहुत देर बाद मिलती है। उसको आय की प्राप्ति बहुत ही देर में, लाभ की स्थिति बहुत ही देर में, चाहे कोई नौकरी करें चाहे कोई व्यापार करें, उनको जो आय हो, उससे लाभ होता है, बहुत ही देर में मिलता है। ठीक, तो इस हिसाब से दरअसल ये एक जातक की जन्म पत्री है जिसको मैं जानता हूँ, उसके जीवन में यही समस्या है कि पैतृक संपत्ति है, लेकिन आय के मामले में वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सालों साल करने के बाद वो उनकी लाभ की स्थिति बनती है।
तो इस तरह जन्म पत्री में धन और आय का विचार किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हो, आवश्यकता हो, तो हमसे पर्सनली इस मोबाइल नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।